नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एसएससी जीडी का आपके लिए प्रैक्टिस सेट बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस बैच का नाम दिया है हमने योद्धा बैच। तो ये आपका बिल्कुल फ्री बैच है। YouTube पर आपकी डेली क्लासेस होगी इससे रिलेटेड और प्रैक्टिस सेट में ये आपकी आज की पहली क्लास है। तो चलते हैं बिना देर किए हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो पहला जो प्रश्न है आपका वो है कि छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है धर्मवीर भारती, दूसरा है भारत भूषण, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है रामविलास शर्मा। ठीक है, तो जो छायावादी काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि ना तो धर्मवीर भारती है, ना ही भारत भूषण है और ना ही रामविलास शर्मा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जयशंकर जो प्रसाद है वो छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि है। ठीक है, तो छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि का आंसर हो गया जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार यदि प्रश्न यहाँ से ऐसा बनता है कि छायावाद के चार प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है। ठीक है, चार प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है, चार प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है। तो हमको क्या आंसर लगाना है, तो चार प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है तो उसका आंसर भी क्या लगाना है आपको। यदि इस प्रकार प्रश्न यहाँ पर रहेगा कि छायावाद के चार प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है धर्मवीर भारती, भारत भूषण, जयशंकर प्रसाद या रामविलास शर्मा, तो भी इसका आंसर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर छायावाद के जो चार प्रमुख आधार स्तंभ है वो उसमें पहला नाम किसका आता है, जयशंकर प्रसाद एक तो। ठीक है, पहला किसका आ जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। दूसरा हो जाएंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कौन हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तीसरा नाम कौन सा हो जाएगा, पंत जी का नाम, सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी हम कहते हैं। और चौथा है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। तो ये आपके छायावाद के प्रमुख चार आधार स्तंभ है। कौन कौन, जयशंकर प्रसाद, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, इस प्रश्न का ऑप्शन जो होगा वो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न कि स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि कौन सी है। पहला ऑप्शन जो दिया है मुंडा, दूसरा केथी, तीसरा रोमन और चौथा है देवनागरी। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं हम यहाँ पर। तो मुंडा क्या है, मुंडा एक भाषा परिवार है आपका, तो ये लिपि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। केथी क्या है, तो केथी ऐतिहासिक लिपि है और मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से प्रयोग में लाई गई केथी लिपि। ठीक है, उसके अलावा रोमन की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी आदि जो भाषाएं हैं वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, बोडो, मराठी, संथाली, पाली ये सभी भाषाएं हैं जो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि हमारे भारत की राष्ट्रलिपि है। यानी कि हमारा यहाँ पर मुंडा भी गलत हो जाएगा, केथी भी गलत हो जाएगा, रोमन भी गलत हो जाएगा, देवनागरी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो स्वतंत्र भारत की जो राष्ट्रलिपि है वो कौन सी है, तो देवनागरी। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है आपका तीसरा, मामूली जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, तत्सम है, विदेशी है, तद्भव है या देशज है। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसको समझ लेते हैं सबसे पहले हम। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, क्या होता है, रूप परिवर्तित नहीं होता है, तो उन्हें तत्सम कहते हैं। उसके अलावा यदि तद्भव की बात करें तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है रूप, उन्हें तद्भव कहते हैं। उसके अलावा वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और किन्हीं दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जिन शब्दों की रचना हुई उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। यानी दो भाषाओं के शब्द आपस में मिलाकर रचना हुई जिस शब्द की वो संकर शब्द कहलाएगा। और दूसरी भाषाओं से आया हुआ शब्द
विदेशी शब्द कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर संकर, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज इस प्रकार हमने समझाया। तो आपको बताना है मामूली शब्द कौन सा है। तो मामूली शब्द जो है ना तो संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम नहीं है, उसके अलावा तद्भव ही नहीं है, और ना ही आपका ये देशज शब्द है। ये जो है विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द है? विदेशी। इसको हम विदेशज शब्द भी कह सकते हैं। तो मामूली शब्द जो होगा विदेशी शब्द या विदेशज शब्द होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न है खिचड़ी शब्द कौन सा है? संकर, तत्सम, तद्भव या देशज? तो संकर शब्द नहीं है खिचड़ी, ना ही आपका तत्सम है, ना ही आपका तद्भव है। ये देशज शब्द है, अर्थात इसकी उत्पत्ति का स्रोत अज्ञात है। तो खिचड़ी शब्द जो होगा वो आपका देशज शब्द हो जाएगा। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इनको शब्दों को कैसे याद करें? तो देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव इन प्रश्नों की श्रृंखला होती है और इनको हमको बार बार पढ़ना पड़ता है कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा देशज, विदेशज। तो इनको हमको पढ़कर ही याद करना होगा। तो खिचड़ी शब्द जो है वो देशज शब्द होगा। चौथे वाले ऑप्शन का, चौथे वाले प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा आंसर। अगला प्रश्न देखें, ठीक है, ये इसके साथ में इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम देंगे, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से तत्सम बताना है आपको। ठीक है, तो तत्सम किसे कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग करने पर उनका रूप परिवर्तित हुए बिना वो हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो चौपाया, चार पाया, चतुष्पद और चार पैर, इसमें तत्सम शब्द चुनना है हमको। तो चौपाया नहीं होगा, ना ही चार पाया होगा और ना ही चार पैर होगा। चतुष्पद यही हमारा तत्सम शब्द होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सारे टॉपिक है जो एसएससी जीडी में आपके पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक से यहाँ पर हम प्रश्न लेकर आए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रश्न है छठा, विष्टा का तद्भव क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। विष्टा का तद्भव क्या होगा ये आपको बताना है। खीर, भीख, बीट या भीट? तो विष्टा जो होता है उसका तद्भव शब्द हमको बताना है। तो ना तो खीर होगा, ना ही आपका भीख होगा और ना ही भीट होगा। बीट जो होगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विष्टा जो है उसका तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो बीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विष्टा होता क्या है? तो जो पशु पक्षी होते हैं, ठीक है, वो उनका जो अपशिष्ट होता है उसे हम विष्टा कहते हैं। और जिसका तद्भव रूप क्या होगा? तो बीट, जिसे हम कहते हैं विष्टा का तद्भव हो जाएगा बीट। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें हम, तो यहाँ पर सम उपसर्ग किस शब्द समूहों में है ये हमको बताना है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन है सुचारू सुघड़, दूसरा है सज्जन सद्गुण, तीसरा है स्वदेश स्वराज्य और चौथा है संस्कार और संजय। तो सम उपसर्ग किस शब्द समूह में आया? तो सुचारू, इसमें सम उपसर्ग नहीं आया है, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। सज्जन की बात करें तो सत धन जन बराबर सज्जन होगा, सद धन गुण बराबर सद्गुण होगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि सम उपसर्ग हमको यहाँ पर शब्द समूह में ढूंढना है। स्वदेश में सम उपसर्ग नहीं है, तो चौथा वाला और एकमात्र ऑप्शन बचता है हमारे पास, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इनमें सम उपसर्ग ढूंढेंगे। तो संस्कार का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे यहाँ पर, तो समधनकार बराबर क्या हो जाएगा? संस्कार। इसी प्रकार समधन जय बराबर क्या हो जाएगा? संजय। तो समधनकार, कार आपका मूल शब्द है, उसमें सम उपसर्ग जुड़ा, नए शब्द का निर्माण हुआ संस्कार। सम आपका उपसर्ग है, जय मूल शब्द है, दोनों को जोड़ा तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ संजय। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सम उपसर्ग किस शब्द समूह में? तो चौथे वाले शब्द समूह संस्कार और संजय में सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न है आपका आठवां प्रश्न। अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न प्रत्यय से पूछा है लेकिन प्रश्न बनाने का तरीका अलग है। अनुज को स्त्रीवाचक हमको बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा?
तो प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। एक तो कृत प्रत्यय होता है आपका और एक तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुज धन इक, अनुजिक, ये आपका स्त्रीवाचक बनाएंगे तो ये इक यहाँ पर नहीं आएगा प्रत्यय, ना ही ई प्रत्यय आएगा। ठीक है, और ना ही आपका ई प्रत्यय आएगा। इसमें जो प्रत्यय आएगा अनुज धन आ बराबर अनुजा। ठीक है, अनुज धन एक अनुजिक नहीं होता, अनुज धन ई अनुजीय नहीं होता, अनुज धन ई अनुजी नहीं होता, अनुज धन आ बराबर अनुजा होता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुज को यदि स्त्रीवाचक बनाना है तो उसमें आ प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी अनुजा शब्द का निर्माण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न है। ट और ढ को कौन से वर्ण कहा जाता है? सजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, विकसित वर्ण या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका हम यहाँ पर विवरण देख लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका क्या ना हो, जिसका खंड न हो। ठीक है, यानी जिसके टुकड़े ना हो, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि, ये सब आपकी क्या है? वर्ण। तो ये मूल ध्वनियां हैं जिनका खंड नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर दो नए अक्षर ड और ढ बनाए गए हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ जो है, हमारी जिह्वा जो है वो ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आ जाए। ठीक है, वर्णमाला टॉपिक में आपको डिटेल पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो ड जो है आपका सघोष अल्प प्राण है और ढ जो है वो सघोष महाप्राण है। अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये सब आपको वर्णमाला में पढ़ना है। तो आपका जो ड है वो सघोष अल्प प्राण है और ढ जो है वो सघोष महाप्राण है। अर्थात ड और ढ को विकसित वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकसित वर्ण। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और प्रश्न बन जाता है कि ड क्या है? सघोष महाप्राण, और ढ क्या है? सघोष, सॉरी, ड जो है सघोष अल्प प्राण है और ढ जो है वो सघोष महाप्राण है। तो ड और ढ को हम क्या कहेंगे? विकसित वर्ण कहेंगे। तो ना तो आपका सजातीय वर्ण होगा, ना विजातीय होगा, ना ही इनमें से कोई नहीं होगा। तीसरा और एकमात्र ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड और ढ कौन सा वर्ण है? आपका विकसित वर्ण। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न निपात से रिलेटेड है। 10वां प्रश्न, केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निपात क्या होता है। तो निपात अव्यय शब्द कहलाते हैं। जो अव्यय शब्द जो होते हैं वही निपात कहलाते हैं। तो किसी वाक्य में शब्द को बल देने, कोई वाक्य है उसमें किसी शब्द को बल देना है, यानी उस पर जोर देना है, तो इसके लिए उसका प्रयोग करते हैं निपात का। तो किसी वाक्य में शब्द को बल देने हेतु इनका प्रयोग होता है। और वे शब्द जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता परंतु संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के साथ जुड़कर उन्हें वे प्रभावशाली बना देते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर बनाया कि केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, तो केवल यहाँ पर बल दे रहा है, तो इसमें उचित निपात जो होगा ना तो नहीं होगा, ना ही होगा और ना ही सकता होगा, केवल इसका उचित निपात हो जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम यहाँ पर देखें, तो अगला प्रश्न है कौन सा शब्द विकल्प सूचक है? विकल्प सूचक शब्द आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है क्योंकि, दूसरा है तथा, तीसरा है लेकिन और चौथा है अथवा। ठीक है, तो कौन सा शब्द विकल्प सूचक है आपको बताना है। विकल्प सूचक क्या होता है? तो वे शब्दांश जो वाक्यांशों यानी वाक्य के अंशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें हम विकल्प सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है, या ये शब्द जो होते हैं वो दो या दो से अधिक स्थितियों में से एक को स्वीकार या ग्रहण करना दर्शाते हैं। जैसे कि या, अथवा, या कि, चाहे, ये सभी आपके विकल्प सूचक शब्द है। तो यहाँ पर विकल्प सूचक शब्द कौन सा है? ना तो क्योंकि होगा, ना तथा होगा, ना लेकिन होगा, अथवा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का रुख करें, तो निम्न में से कौन सा एक युग्म अर्थात जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है? विपरीतार्थक का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर विपरीतार्थक का अर्थ होता है विलोम। ठीक है, विपरीतार्थी शब्द भी हम इन्हें कह सकते हैं या विलोमार्थी शब्द भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा एक युग्म जो है यानी कि कौन सा जोड़ा है जो विलोम नहीं है।
तो कंजूस का उदार, ऊंच का नीच, उदय का उग्र, उत्थान का पतन। तो कंजूस का उदार ये विपरीतार्थी है, ऊंच नीच ये विपरीतार्थी है, उत्थान का पतन ये भी विपरीतार्थी है, लेकिन उदय का आपका क्या होगा, अस्त होगा, ना कि उग्र होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन है ये गलत है, और हमसे यही पूछा है कि कौन सा विपरीतार्थक युग्म नहीं है। तो पहला गलत क्योंकि ये है, दूसरा भी गलत क्योंकि ये भी है, और चौथा भी गलत क्योंकि ये भी है। तीसरा जो है वो उदय का अस्त होता है और यहाँ पर उग्र लिख रखा है, और हमसे पूछा है कि कौन सा विपरीतार्थक युग्म नहीं है। तो उदय का उग्र, तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 13वां प्रश्न है, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो गंगा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ठीक है, तो संज्ञा सभी आप जानते ही हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो 3, एक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इसी के अंतर्गत 2 और आते हैं। कौन कौन सा, एक तो द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, प्रश्न ये भी बन जाता है यहाँ से। और गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, तो गंगा जो है आपके वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक ना, क्योंकि गंगा से ना तो जाति का बोध हो रहा है, ना भाव आ रहा है, और ना ही किसी समूह का बोध हो रहा है, यहाँ पर व्यक्ति का बोध हो रहा है गंगा। तो गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिगत बात यहाँ पर हो रही है, तो व्यक्तिवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि इसी की जगह यहाँ पर आपका जो होता नदी, तो नदी से सभी नदियों का बोध होता है, यानी जातिवाचक हो जाता। तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। 2, 5, 4 या 3। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी आपको पता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक के द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है, यानी जो सर्वनाम है, जैसे मैं, वह, आप, तुम, ये इस प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, ठीक है, या लेखक के द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम होता है जिसमें स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए प्रयोग करते हैं, और अन्य पुरुष में श्रोता के अलावा, यानी श्रोता के जो अतिरिक्त अन्य के लिए भी हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ये आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ना तो 2 होते हैं, ना 5 होते हैं, ना 4 होते हैं, 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन कौन से होते हैं, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर 3 होते हैं, चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें यहाँ पर, तो 15वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, हम नवीन भारत के सैनिक है, वाक्य में विशेष्य बताना है आपको। ठीक है, तो वाक्य में जो विशेष्य होगा वो क्या होगा, या तो सैनिक होगा, या नवीन होगा, या भारत होगा, या हम होगा। ठीक है, तो हम नवीन भारत के सैनिक है, वाक्य में विशेष्य क्या है। तो सबसे पहले विशेषण की बात करते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और आपका जो है विशेषण की जो विशेषता बताए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो हम नवीन भारत के सैनिक हैं, तो यहाँ पर भारत के सैनिक तो हैं, लेकिन कैसे भारत के सैनिक है, तो नवीन भारत के सैनिक है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेष्य आपका ना तो सैनिक होगा, ना ही आपका जो होगा नवीन होगा, और ना ही हम होगा। जो भारत जो होगा वही यहाँ पर आपका विशेष्य हो जाएगा, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हमको जाना है, हम नवीन भारत के सैनिक है। ठीक है, तो भारत जो है वो आपका विशेष्य हो जाएगा, और विशेषण क्या होगा, तो नवीन होगा। भारत तो है लेकिन कैसा है, नवीन यानी नया। तो भारत की विशेषता बताइए नवीन, तो यहाँ पर नवीन जो है आपका विशेषण है, लेकिन भारत क्या है, यहाँ पर भारत विशेष्य होगा। तो भारत तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, तो एक तो आपका पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, और एक आपका जो होता है नपुंसकलिंग भी होता है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मुख्य रूप से प्रयोग में हम यहाँ पर लेते हैं।
तो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? नहीं है यहाँ पर पूछा है, तो कुटुंब यानी परिवार, आंख, चंद्रमा और हाथी। तो हाथी आपका पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है वह पूछा है, तो हाथी पुल्लिंग गलत हो जाएगा। चंद्रमा, आंख और कुटुंब, कुटुंब यानी परिवार, ये भी पुल्लिंग होता है, तो ये भी गलत होगा। चंद्रमा भी पुल्लिंग होगा, कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो जो हाथ रहेगा, दूसरा आंख रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आंख जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, सत्य और अहिंसा का रिक्त स्थान संबंध है, भीषण संबंध है, विकट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है या निकट संबंध है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सत्य और अहिंसा का भीषण संबंध है, तो यहाँ पर भीषण शब्द प्रयोग नहीं होगा। सत्य और अहिंसा का विकट संबंध है, तो ये भी नहीं होगा, और ना ही निकट संबंध होगा। घनिष्ठ इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार के प्रश्न आपके हर टॉपिक से लेकर हम आए हैं जो एसएससी जीडी में आने की संभावना है और पूछे जाते हैं हमेशा, और जिस रूप में पूछे जाते हैं, जिस प्रश्न के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर आपका प्रश्न फॉर्मेट हमने रखा है। अगला रस से रिलेटेड प्रश्न है, तो शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? इसका आंसर आपको बताना है। सबसे पहले रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ते, सुनते, लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे साहित्य में हम रस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो सबसे पहले शांत का जो स्थायी भाव है वो आपको पता होना चाहिए। शांत का स्थायी भाव हो जाता है निर्वेद। क्या हो जाता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव हो जाता है निर्वेद। और यहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति ना तो क्रोध भाव दर्शाने के लिए, ना घोर विनाश के पश्चात, और ना ही भय की स्थिति उत्पन्न होने पर, बल्कि संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार रस के अंगों की बात करें कि रस के कितने अंग है, तो 4 अंग है। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा है अनुभव। ये आपके 4 रस के अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। आपको सही आंसर 33 ही लगाना है अभी, लेकिन कुछ 1-2 संचारी भावों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन आपको आंसर अभी भी 33 ही लगाना है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33 ही होती है संचारी भावों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार कई प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, और उन सब का यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। एक ही प्रश्न के अंदर लगभग 3 से 4 प्रश्न निकल सकते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य का श्रृंगार है। काव्य का श्रृंगार क्या है? अलंकार, रस, छंद या अलंकार और छंद? तो काव्य का श्रृंगार अलंकार तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी क्या है? तो अलंकार तो नहीं होगा, रस भी नहीं होगा और छंद भी नहीं होगा। अलंकार और छंद, ये हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे ऑप्शन भी आ जाते हैं जिसमें अपन देखते से ही आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सारे ऑप्शन को देखना जरूरी होता है, क्योंकि अलंकार और छंद दोनों ही काव्य के श्रृंगार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस कारक की विभक्ति पूर्व में लगती है? यानी कारकों की यहाँ पर बात आ रही है, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या संबोधन कारक। तो यदि हम बात करें संबोधन कारक की, तो संबोधन कारक क्या होता है? तो हे, भो, अरे। ठीक है, इस प्रकार आपका संबोधन कारक होता है। तो अधिकरण की जो कारक होते हैं उनकी विभक्ति आपके पूर्व में नहीं लगती है, अधिकरण की नहीं लगती है, संबंध की नहीं लगती है, और ना ही संप्रदान की लगती है। संबोधन कारक एक ऐसा कारक है जिसकी विभक्ति पूर्व में लगती है, जैसे हे, भो, अरे। ये इस प्रकार इसका संबोधन कारक होता है। तो संबोधन इसका सही आंसर हो जाएगा कि किस कारक की विभक्ति पूर्व में लगती है, तो संबोधन कारक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अर्पण शब्द के सही विलोम पद का यहाँ पर चयन करना है। अब आपको इस प्रकार के प्रश्न में एक जैसे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको चयन करना है कि कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो अर्पण शब्द के सही विलोम पद का चयन करना है, तो प्राप्ति, स्वीकृति, याचना या ग्रहण। तो अर्पण, ठीक है, तो अर्पण यानी किसी पे अर्पित करना, यानी उसको देना। तो अर्पण का प्राप्ति भी यहाँ पर हमको आंसर दिख रहा है, तो प्राप्ति हम लगा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि अर्पण का आपको ऑप्शन में भी देखना है कि क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। स्वीकृति तो नहीं होगा, ना ही याचना होगा, 2 ऑप्शन बच जाते हैं, प्राप्ति और ग्रहण। तो अर्पण शब्द का सही विलोम पद जो हो जाएगा वो ग्रहण हो जाएगा। यदि ग्रहण ऑप्शन में नहीं है तो प्राप्ति आप लगा सकते हैं, और यदि दोनों है तो आपको ग्रहण आंसर लगाना है।
अर्पण करना यानी देना, ग्रहण करना यानी लेना। ठीक है, तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें यहाँ पर, तो अगला प्रश्न है आपका हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है ऐसा पूछा है यहाँ पर, तो वितुंड हाथी का पर्यायवाची होता है, कुंजर भी हाथी का पर्यायवाची होता है और मतंग भी हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, गजह भी हाथी का ही पर्यायवाची होता है, लेकिन सेंधव जो है वो घोड़े का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? घोड़े का। ठीक है, अश्व भी घोड़े का ही पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? जो पर्यायवाची नहीं होगा हाथी का, तो सेंधव घोड़े का होता है, ये तीनों हाथी के ही होते हैं, लेकिन नहीं है ऐसा पूछा है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ पर हमको करना है। अंतक्षरी, आरोग्य, अभिषेक या अनुग्रहत। तो शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड प्रश्न 100% आपका पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंतक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अभिषेक की बात करें तो ष षटकोण का इसमें प्रयोग में होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है, और इसमें अनुग्रहित इस प्रकार से लिखा जाता है जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अनुग्रहित। ठीक है, इसमें बड़ी की मात्रा हम यहाँ पर लगाते हैं और यही बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला आपका शब्द हो जाता है। तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एकमात्र ऑप्शन बचेगा आरोग्य, और बिल्कुल ठीक प्रकार से आरोग्य लिखा गया है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी के रूप में, और वही हमको यहाँ पर चयन करना था। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड प्रश्न है। कम बोलने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। समभाषी नहीं होगा, कम भाषी नहीं होगा, मृदुभाषी नहीं होगा। मृदु यानी मीठा, लेकिन यहाँ कम बोलने वाला व्यक्ति बताना है, तो मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी होता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न यहाँ पर है, न्यायालय शब्द के लिए सही संधि विच्छेद होगा। तो न्यायालय को यदि तोड़ेंगे तो हम न्यायाधन लय नहीं होगा, न्यायधन लय नहीं होगा, न्यायधन आलय और न्यायाधन आलय। तो न्यायाधन आलय भी नहीं होगा, न्यायधन आलय बराबर न्यायालय होगा। यानी कि यहाँ से आपका क्या निकला? अन्याय, और यहाँ से आ, तो ये मिलके दोनों जुड़े तो न्यायालय हो गया। यानी कि यहाँ पर आपका जो इसमें संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उनमें से एक भेद है दीर्घ स्वर संधि। तो यही यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी न्यायालय में, और न्याय धन आलय इसका सही संधि विच्छेद होगा। यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके हर टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न थे, यहाँ पर हर टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न लिए, और एक प्रश्न के अंदर कम से कम 2 प्रश्नों को हमने यहाँ पर अलग से सोल्व किया। तो यहाँ पर आपके ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज आपके लिए लेकर आए थे पहले प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रैक्टिस सेट आपके लिए कल लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।